प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल की संभावना प्रतीत हो रही है। और हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं ये बातें, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के शीर्ष स्तर से मिल रहे संकेतों के अनुसार ये फेरबदल अब कभी भी हो सकती है। शायद संसद का मानसून सत्र शुरू हो उससे पहले ही हो जाए, क्योंकि इस संबंध में सूत्रों से जो जानकारी आई है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में फेरबदल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में पार्टी की कई नई टीम की घोषणा के साथ किया जा सकता है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पदाधिकारियों की लिस्ट को अंतिम रूप दे भी चुका है और नितिन नवीन की टीम का ऐलान भी जल्द होने की संभावना अब जताई जा रही है। पहले तक तो ये सिर्फ रूमर्स थी, अटकलें थी, लेकिन अब ये लग रहा है कि जल्द होगा। पार्टी के युवा चेहरों को संगठन में प्रमुख पदों की जिम्मेदारी दिए जाने की भी संभावना है और अगले महीने संसद के मानसून सत्र से मंत्रिमंडल में फेरबदल मोदी सरकार की मजबूरी बन चुकी है। कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो के जरिए। सूत्रों के अनुसार बीजेपी अध्यक्ष ने पिछले सप्ताह कुछ केंद्रीय राज्य मंत्रियों के साथ भी विचार विमर्श किया था। इस बात की प्रबल संभावना है कि अब कुछ केंद्रीय मंत्रियों को बीजेपी में संगठनात्मक भूमिकाएं संभालने के लिए भेजा जाएगा और पार्टी के पदाधिकारियों को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल भी किया जाएगा। इसके अलावा कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदले जाने की अटकलें तेज हो गई हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो एक नाम है जो पूरे देश में अभी चर्चा का विषय है, वो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा मंत्री रहते 5 बड़ी लापरवाहियां हुई हैं। 2026 में नीट पेपर लीक, सीबीएसई बोर्ड की कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी, यूजीसी एक्टिविटी गाइडलाइंस, इसके अलावा 2024 में यूजीसी नेट पेपर लीक और 2020 से आई नई शिक्षा नीति के लागू होने में देरी। इसके चलते केंद्र सरकार बार बार बैकफुट पर दिखती है और कारण सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान है। खैर, अब इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री, सेक्स स्कैंडल एप्स्टीन फाइल्स में पुरी का नाम जुड़ा था। फरवरी में कांग्रेस ने दावा किया कि 2014 से 17 के बीच पुरी ने जेफरी एप्स्टीन के 62 ईमेल एक्सचेंज किए और 14 मीटिंग्स भी की। उन्हें हटाने की एक वजह उनकी उम्र भी हो सकती है। हालांकि 74 साल के पुरी पिछले 9 साल से मंत्री है। खैर, ये तो कुछ कारण है। इसके बाद अगला नाम है रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि रेल राज्य मंत्री हैं। पंजाब के पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस में 3 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं। मार्च 2024 में बीजेपी से जुड़ गए थे, फिर राज्य मंत्री बने। इसके अलावा अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा भी पहुंचे और अब 3 जून को बिट्टू ने अगले साल होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में उतरने की इच्छा जाहिर कर दी। उन्होंने साफ कह दिया है कि मैंने लोकसभा और राज्यसभा में 17 साल पूरे कर लिए हैं, मैंने अपना सामान पैक कर लिया है और अब पंजाब जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। यानी कि अब अगले चुनाव को देखते हुए भी एक सबसे बड़ा कारण इनको चेंज किया जा सकता है। 4 जून को बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की थी, इसमें बिट्टू का नाम नहीं था। फिर 21 जून 2026 को उनका राज्यसभा कार्यकाल भी खत्म हो गया। बिट्टू बीजेपी को पंजाब की सत्ता तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। लुधियाना की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और जीतने की भी पूरी डिजर्व करते हैं वो। खैर, अब अगला नाम है पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री। उत्तर प्रदेश की महाराजगंज सीट से 7 बार के लोकसभा सांसद पंकज चौधरी जुलाई 2021 से वित्त राज्य मंत्री। दिसंबर 2025 में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था इन्हें। और अब बीजेपी की इंटरनल पॉलिसी यानी कि एक व्यक्ति एक पद के चलते चौधरी को मोदी कैबिनेट से मुक्त किया जा सकता है, ताकि 2027 यूपी विधानसभा और 2029 लोकसभा चुनाव के लिए उनका पूरा फोकस संगठन और इलेक्शन मैनेजमेंट पे हो। अब वो एक व्यक्ति एक पद क्या है, मैं आपको अंत में जरूर बताऊंगी। खैर, अगला नाम हर्ष मल्होत्रा, सहकारिता राज्य मंत्री, यानी कि 2015-16 में पूर्व दिल्ली नगर निगम में महापौर बने। 2024 में पूर्व दिल्ली से सांसद और मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री बने। फिर मई 2026 में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष बने और बीजेपी की एक व्यक्ति एक पद की नीति के तहत 62 साल के मल्होत्रा को भी कैबिनेट से हटाया जा सकता है। अगला नाम जॉर्ज कुरियन, अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री, सुप्रीम कोर्ट से वकील रह चुके हैं। जून 2024 में मोदी सरकार में राज्य मंत्री बने। अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पालन, पशुपालन और इसके अलावा डेयरी मंत्रालय का जिम्मा संभाला। अगस्त 2024 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव पहुंचे। फिर 23 जून को मोदी कैबिनेट के इकलौते ईसाई मंत्री कुरियन ने इस्तीफा दे दिया। इसकी एक वजह अप्रैल मई में हुआ केरलम विधानसभा चुनाव भी था। बीजेपी को उम्मीद से कमतर नतीजे मिले। 65 साल के कुरियन ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन कंजरापल्ली सीट से वे तीसरे नंबर पर है, यानी जीत नहीं सके। खैर, अब ये तो हुए कि कौन बाहर हो सकते हैं, लेकिन अब आउट अगर होंगे तो जाहिर सी बात है कुछ लोग इन भी होंगे। तो वो इन होने वाले व्यक्ति कौन है, वो मंत्री कौन है, वो नेता कौन है, चलिए एक बार उनकी लिस्ट पे नजर डालते हैं कि किसकी नाम की सुगबुगाहट तेज है।
सबसे पहले शक्तिकांत दास, तमिलनाडु कैडर के 1980 बैच से रिटायर्ड आईएएस अफसर शक्तिकांत दास पीएम मोदी के प्रधान सचिव भी है, आर्थिक मामलों के सचिव, राजस्व सचिव, 15वें वित्त आयोग के सदस्य, G20 शेरपा और 2018 से 24 तक आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। मोदी सरकार के बड़े आर्थिक फैसले, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी लागू करने में हो, दास का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, अहम भूमिका निभाई है। बतौर आरबीआई गवर्नर 3 बार कार्यकाल विस्तार मिलना उन पर मोदी सरकार के भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है। इस दौरान दास ने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखा, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया और यहां तक कि बैंकिंग रेगुलेशन मजबूत की। अब सरकार को यह उम्मीद है कि प्रशासनिक और आर्थिक समझ रखने वाले दास वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगे और इसीलिए इनके नाम की चर्चा भी तेज है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं, हमीरपुर लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार सांसद बने और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अनुराग राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तब बतौर सूचना एवं प्रशासन मंत्री उनका रिपोर्ट कार्ड अच्छा था और अगले साल हिमाचल में विधानसभा चुनाव भी है और बीजेपी चाहती है कि अनुराग के बूते युवा वोटर्स को खींचा जा सके, अपनी ओर आकर्षित किया जा सके और मौजूदा कांग्रेस सरकार हटाने की भी पूरी तैयारी है। वहीं वीडी शर्मा, मध्य प्रदेश से आने वाले वीडी शर्मा पुराने स्वयंसेवक भी माने जाते हैं। 3 दशकों से आरएसएस और एबीवीपी में काम किया। 2013 में बीजेपी में एक्टिव हुए थे। 2020 से 25 तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे और अभी खाजुराहो से लगातार दूसरी बार सांसद है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर राष्ट्रीय नेताओं को राज्य की राजनीति तक सीमित कर दिया गया है, जैसे कि अगर देखा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल और 55 साल के वीडी शर्मा को केंद्र में मंत्री पद देकर बीजेपी मध्य प्रदेश से अगली पीढ़ी के राष्ट्रीय नेता तैयार करना चाहती है। और एक कारण सबसे बड़ा ये भी है, पार्टी में वीडी की छवि मजबूत तौर पे देखी जाती है। उनके अध्यक्ष रहते बीजेपी ने 2024 में मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें भी जीती। और बीजेपी की अब अगली नजर मध्य प्रदेश से हटे तो पंजाब पर है, तो जाहिर सी बात है कि पंजाब के नेता पे भी नजर होगी और उनके नाम तो होने ही है, क्योंकि अगला नाम है तरुण चुग का। पंजाब के अमृतसर से आते हैं, आरएसएस का बैकग्राउंड है और 2 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। हालांकि जीते नहीं, वो बात अलग है, लेकिन 2018 से वे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव रहे। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने पंजाब के कोटे से चुग को मध्य प्रदेश से उतारा और वे जीते भी और चुग को रवनीत सिंह बिट्टू की जगह राज्यसभा सीट मिली और अब मंत्री पद भी मिल सकती है। और लगातार अब पंजाब में जब चुनाव है तो इनके नाम की चर्चा भी तेज है। अगले नाम जो है वो है राघव चड्ढा, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से नेता बने। इनकी कहानी थोड़ी दिलचस्प है। अरविंद केजरीवाल के करीबी रहे, 2020 में दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक रहे और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बने। 2022 में पंजाब के में राज्यसभा चुनाव पहुंचे। अप्रैल में राघव चड्ढा ने आपके 6 अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी की कोशिश है कि अगले साल पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में राघव के बूते आपको हराया जाए। दरअसल पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव में राघव ने आप के लिए ग्राउंड वर्किंग और इलेक्शन मैनेजमेंट किया था, जो कि बहुत चर्चित रहा था। राघव चड्ढा का नाम बहुत ज्यादा आया था चर्चा में, उन्हें आपकी अंदरूनी बातें पता है। अब राघव बीजेपी के लिए पंजाब में अग्रेसिव कैंपेन कर सकते हैं, शहरी इलाकों और जेनजी वोटर्स में बीजेपी के लिए पैठ बना सकते हैं और सबसे बड़ा कारण यही है। खैर, अगला नाम श्रीकांत शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। कल्याण सीट से लगातार तीसरी बार सांसद। शिवसेना के 6 लोकसभा सांसद तोड़ने के लिए उन्हें ऑपरेशन टाइगर में श्रीकांत ने अहम भूमिका भी निभाई। इनाम के तौर पर मंत्री पद मिल सकता है और अब इनके नाम की चर्चा महाराष्ट्र के लिए तो बहुत ज्यादा सियासी हलचल तेज कर चुकी है। अगला नाम संजय दीना पाटिल। ऑपरेशन टाइगर के चलते पाटिल शिवसेना में आए। ये भी महाराष्ट्र से ही है। बागी होने के इनाम के तौर पर संजय को भी मंत्री पद मिल सकता है। इसके पीछे स्ट्रैटेजी है, देखा जाए तो शिवसेना यानी उद्धव की जो शिवसेना है उसको लेकर कमजोर करना। बीजेपी वाले महायुति गठबंधन को मजबूत करने के इरादे से ये सब कर रहे हैं। अगला काकोली घोष दस्तीदार। इनके नेतृत्व में 20 टीएमसी सांसद बागी हो गए, बाद में एनसीपीआई से जुड़े और बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं। इस टूट के इनाम के तौर पर काकोली को भी मंत्री बनाया जा रहा है। अगला अरुण गोविल। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। सोशल इंजीनियरिंग के तहत गोविल को मंत्री बनाया जा सकता है और गोविल पश्चिमी यूपी के वैश्य समाज से आते हैं। उनके बूते बीजेपी हिंदुत्व और सांस्कृतिक मुद्दे को भुना सकती है। अब इसके बाद थोड़ा थमते हैं। कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जिनका मंत्रालय बदला जा सकता है। सबसे ज्यादा उनमें जिनकी चर्चा हो रही है निर्मला सीतारमण, जो कि वित्त मंत्री हैं। सरकार और भारत की
माली हालात अगर देखा जाए तो कुछ महीनों से ठीक नहीं है। कारण हॉर्मुज स्ट्रेट भी है। महंगाई पिछले 16 महीनों के ऊंचे स्तर पर 3.9% पहुंच गई, जबकि पीएम मोदी का लक्ष्य है कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। सरकार को लग रहा है कि किसी टेक्नोक्रेट को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाए। ऐसे में निर्मला की जगह आरबीआई गवर्नर रहे शक्तिकांत दास को लाया जा सकता है। निर्मला को देखा जाए तो अगर सवाल कि उनको फिर कहां भेजा जाएगा, तो शायद शिक्षा मंत्रालय, ऐसी चर्चा हो रही है। अगला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी देखा जाए तो सिंधिया हाई परफॉर्मिंग और डिलीवर करने वाले नेता माने जाते हैं। उनकी क्षमता और प्रभाव को देखते हुए उन्हें प्रमोट करने की तैयारी है। उन्हें रेल या फिर देखा जाए तो वाणिज्य उद्योग जैसा कोई भी अहम मंत्रालय मिल सकता है, लेकिन चर्चा इनकी भी तेज है। अंतिम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रहलाद जोशी। देखा जाए तो जोशी के सांगठनिक और संसदीय अनुभव के मद्देनजर उन्हें किसी बड़े या ज्यादा राजनीतिक प्रभाव वाले मंत्रालय का जिम्मा मिल सकता है। 2028 में जोशी के गृह राज्य कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, जहां बीजेपी को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं और ये सब जल्द ही हो सकता है। ये सिर्फ जो मैंने बातें कही हैं वो कभी भी हो सकता है। देखा जाए तो संसद का मानसून सत्र आमतौर पर जुलाई के तीसरे सप्ताह से शुरू होता है, तो मंत्रिमंडल में फेरबदल की तारीख प्रधानमंत्री के शेड्यूल के हिसाब से ध्यान में रखकर की जा सकती है। अभी देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 3 दिन के ऑलरेडी दौरे पे है, उसके बाद उनका अगले दौरे हैं, यानी कि लेकिन मानसून सत्र से पहले होगा, ये बात तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि कौन से मंत्री की नाम सबसे ज्यादा तेज हो रही है और किसका नाम आ सकता है लिस्ट में, और जिनके मैंने नाम लिए हैं क्या वो डिजर्विंग है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सुमन, और ऐसी ही और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए और किसी भी हर खबर के लिए आप देखते रहें एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high-strength glass fibers and corrosion-resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high-strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,